नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, यूपी लाइव का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दौरान जनता के साथ सीधा संवाद किया है। लगातार इस तरीके का संवाद जनता के साथ भी करते आए हैं। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उन्होंने 200 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को इन समस्याओं को लेकर के त्वरित समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से सीएम ने जनता के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया है। सीएम लगातार जनता की समस्याएं सुनते आए हैं और इस तरीके के कार्यक्रम वे लगातार आयोजित करते रहे हैं। क्या कुछ जनता की समस्याएं थी और इसी के साथ साथ अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे और फरियादियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम खुद कुर्सियों पर बैठे लोगों तक पहुंचे और एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी। ज्यादातर शिकायतें जमीन पर अवैध कब्जे, पुलिस कार्रवाई और इलाज के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी थी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मामले में पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए। सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि धन की कमी से किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयुष्मान कार्ड धारकों को तत्काल सुविधाएं मिले और पात्र लोगों के कार्ड तुरंत बनाए जाए। जमीन कब्जे की शिकायतों पर सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। एक बुजुर्ग महिला ने आवास की मांग की, जिस पर सीएम ने तुरंत प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मदद का भरोसा दिया। गोरखपुर में जनता दर्शन का एक कार्यक्रम सीएम योगी की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। हर दौरे पर वे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद जनता से मिलते हैं। इस बार भी उन्होंने बच्चों को चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया और पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में गोरखपुर के साथ साथ बस्ती, देवरिया और अन्य पड़ोसी जिलों से भी लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। सीएम ने सभी को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम जनता और सरकार के बीच की दूरी को पाट रहा है। 200 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनकर उन्होंने न केवल समाधान का भरोसा दिया, बल्कि अधिकारियों को जवाबदेही का पाठ भी पढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ को स्वच्छ और जीरो गार्बेज सिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में 3 नए अपशिष्ट प्रबंध संयंत्रों का उद्घाटन किया है। इस पहल से शहर में रोजाना निकलने वाले कूड़े का पूरा निस्तारण होगा और लखनऊ स्वच्छ भारत मिशन में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। किस तरीके से इन संयंत्रों को स्थापित किया गया है और इसके जरिए कितना कूड़े का निस्तारण किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए 3 नए अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का उद्घाटन किया है। ये संयंत्र शिवरी और अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जो रोजाना निकलने वाले 20,000 टन कचरे में से 15,000 टन का निस्तारण करने की क्षमता रखते हैं। इन संयंत्रों के शुरू होने से लखनऊ अब जीरो गार्बेज सिटी की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इस जगह पे 50 साल से जो कूड़ा इकट्ठा लखनऊ से हो रहा था, ऐसा लगभग 19 लाख टन कूड़ा यहाँ इकट्ठा हुआ था। 2022 में मैं मंत्री बना, उस समय इसका हमने संज्ञान लिया और नगर निगम को 1 करोड़ रुपया हमने दिया कि इसको आप प्रोसेस करने की व्यवस्था बनाइए। तब से नगर निगम ने, लखनऊ नगर निगम ने इस काम को हाथ में लिया और 2024 के मार्च से यहाँ पर ये प्रोसेसिंग प्लांट लग कर के तैयार हुआ और तब से इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। 19 लाख टन में से लगभग 13 लाख टन, 12 लाख से ऊपर लाख टन कूड़ा का निस्तारण हो चुका है, प्रोसेसिंग हो चुकी है और लगभग 25 एकड़ जमीन उस प्रोसेस करने के बाद
यहाँ खाली कराई गई। इन संयंत्रों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसके तहत कचरे को रिसाइकल कर सड़क निर्माण, खाद और अन्य उपयोगी सामग्री में बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश अपशिष्ट प्रबंधन में देश के अग्रणी है और जल्द ही कचरा निस्तारण क्षमता को 27,000 टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जाएगा। वो उस जगह पे कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। पीछे जो कर्मचारियों के क्वार्टर दिख रहे हैं वहाँ कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। जहाँ ये शेड बना है और जहाँ हम आप खड़े हैं यहाँ भी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। ऐसे कूड़े के पहाड़ों को खत्म करते हुए 2/3 कूड़ा उसका खत्म किया जा चुका है और हमारी जो स्पीड है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ लगभग 6-7 महीने में बाकी का जो कूड़ा का पहाड़ है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई लीगेसी वेस्ट की, लेकिन डे टू डे जो दैनिक जो कूड़ा का उत्पादन होता है लखनऊ में वो है लगभग 2000 टन। अभी तक जो ये यूनिट है इसी तरह की एक और यूनिट है, इस तरह की 2 यूनिटें ऑलरेडी लगी हुई थी और 1400 टन 2100 में से 2000 में से 1400 टन का हम डेली डिस्पोजल कर पा रहे थे। लेकिन टोटल डिस्पोजल के लिए जीरो वेस्ट करने के लिए तीसरी यूनिट की आवश्यकता थी। तो 700 यूनिट की ये तीसरी यूनिट का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। जहां आप खड़े हैं ये तीसरी यूनिट है। तो इस प्रकार लखनऊ से उत्सर्जित होने वाला निकलने वाला 2000 टन का कूड़ा उसका डे टू डे निस्तारण होता रहेगा, प्रोसेसिंग होती रहेगी। लखनऊ में पहले से ही 933 मैट्रिक रिकवरी फैसिलिटी केंद्र काम कर रहे हैं, जिसमें से 711 पूरी तरह सक्रिय हैं। इन नए संयंत्रों के शुरू होने से शहर की सड़कों और नालियों की सफाई में और सुधार होगा। ये परियोजनाएं न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में भी योगदान देगी। लखनऊ जो है शायद देश की ही नहीं शायद दुनिया की एक ऐसी सिटी बन जाएगी जिसमें जीरो वेस्ट जो है हम कह पाएंगे। हमारा कलेक्शन से लेकर के प्रोसेसिंग तक और उसको उसमें से प्रोसेस करने के बाद हमारी रीयूजेबल चीज़ें बनाने का जैसे रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है, RDF है या मेटल है या उसकी कंपोस्ट खाद है, ये भी बनाने का उसमें से भी इनकम करने का एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास यहाँ चल रहा है। लखनऊ की सफल गाथा ये जो है वो एक वैश्विक सफल गाथा बनने जा रही है। दिस इज गोइंग टू बी ए ग्लोबल सक्सेस स्टोरी वेयर वी आर प्रोसेसिंग almost 4,000 tons of legacy waste every day, and now 2,100 metric ton of solid waste will be processed on a day-to-day basis. So total 6,000 tons of waste is going to be processed at this location on a day-to-day basis. This is going to be not only a success story in India, but it is going to be a success story all over the world. लखनऊ में 3 नए अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का उद्घाटन स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। AK शर्मा की अगुवाई में यूपी अपशिष्ट प्रबंधन में नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन इस पहल की असली सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ से अब आपको संभल लिए चलते हैं। संभल नगर पालिका के जिले के तीर्थ स्थलों और प्राचीन कुओं के पुनर्विकास का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंधन योजना के तहत कई तीर्थ स्थलों और कुएं चिन्हित किए गए हैं। खासतौर पर चतुर्मुख कूप जो संभल का सबसे प्राचीन कुआं है, इसका 90% कार्य पूरा हो चुका है। इस कुएं के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित कर ली गई है और अब अतिरिक्त शेड का निर्माण यहां पर चल रहा है। क्या कुछ विकास के कार्य यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल नगर पालिका परिषद ने जिले की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोने के लिए तीर्थ स्थलों और प्राचीन कुओं के पुनर्विकास का अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बंधन योजना के तहत 68 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं में से कई को चिन्हित कर उनके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। संभल के सबसे प्राचीन चतुर्मुख कूप का सौंदर्यीकरण 90% पूरा हो चुका है। नगर पालिका के अधिशासी अभियंता मणिभूषण तिवारी ने बताया कि इस कुएं की प्राचीन संरचना को बनाए रखते हुए मूल ईंटों का उपयोग किया गया है। कुएं के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, 4 दीवारी, बैठने की व्यवस्था, रोशनी और साफ सफाई की सुविधाएं विकसित कर दी गई हैं।
संभल चूंकि तीर्थ नगरी के रूप में हमारा बढ़ रहा है और संभल में जो हमारे तीर्थ हैं और जो संभल महात्म्य में जो तीर्थों का उल्लेख है, तो उसमें संभल नगर क्षेत्र में जो तीर्थ हैं और जो कूप हैं उनको लेकर नगर पालिका परिषद अपनी प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही साथ शासन के स्तर से भी हमने सारे ऐसे तीर्थों में जो भी अवस्थापना सुविधाओं का विकास होना था, जो पहले से विद्यमान में, उसमें एड ऑन भी करने के लिए हम लोगों ने सारे प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत इन प्रस्तावों को भेजा गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इन सारी प्रस्तावों को तैयार कराया गया और उनके माध्यम से ही नगर विकास विभाग को भेजा जा गया है। बंधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे तीर्थ और कूपों के लिए भेजा गया है। अलावा इसके नगर पालिका परिषद संभल स्वयं अपने स्वयं के संसाधनों से यहाँ पे आपने देखा होगा कि चतुर्मुख कूप जो सबसे प्राचीन कूप है उसकी तैयारी लगभग 90% कंप्लीट हो गया है कार्य, और वह पूरी तरह से जो कूप है उनकी पूरी अवस्थापना सुविधाओं का हमने विकास कर लिया है। अब अतिरिक्त शेड की तैयारी चल रही है ताकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठ के, श्रद्धालु बैठ के सत्संग कर सके। चतुर्मुख कूप को मॉडल कूप के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 17 लाख रुपए की लागत से वंदन योजना के तहत कार्य चल रहा है, जो अंतिम चरण में है। अतिरिक्त शेड का निर्माण भी शुरू हो गया है ताकि श्रद्धालु और पर्यटक यहां आराम से समय बिता सकें। इसके अलावा आप देखेंगे यम घंट तीर्थ जो है, जो बंधन योजना में हमें लगभग 1 करोड़ 18 लाख के पास पैसा प्राप्त हुआ था, जिसकी अवस्थापना सुविधाओं का विकास का कार्य लगभग 45% कंप्लीट हो चुका है और उस पर कार्य चल रहे हैं। अलावा इसके शंख माधव तीर्थ के लिए भी सरकार शासन को हमने प्रेषित किया है योजना। महामृत्युंजय तीर्थ के लिए, कुरुक्षेत्र तीर्थ के लिए, सूरजकुंड तीर्थ के लिए, सभी के लिए कुछ कुछ चीजें जो वहाँ मिसिंग थी, जैसे वहाँ पे तालाब था उसको पूरी तरह से अमृत सरोवर के रूप में तब्दील करना, उसके चारों तरफ अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, चारों तरफ ग्रीनरीज की विकास करना। अलावा तीर्थों के संपर्क मार्गों को लेके भी हमने योजना बना रखा है कि जो भी संपर्क मार्ग हो, काफी एक तरह से हेरिटेज मार्ग हो जहाँ पे लोगों की बैठने की सुविधा हो, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट से जुड़े हुए संसाधनों की वहाँ पे प्रचुरता हो, वो तीर्थों के अंदर की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो। अलावा इसके हम लोगों ने अपने स्वयं के मद से भी कूपों के जीर्णोद्धार के लिए काम किया है। कूप और कुएं जितने भी संभल में प्राप्त हुए थे उन पर सभी पर उनके मरम्मत का कार्य, उन पर जाली लगाने का काम नगर पालिका परिषद स्वयं कर रही है। शासन स्तर से भी प्रेषित की गई है कि अगर वहां से हमें कुछ बजट प्राप्त होता है तो हम पूरे तरीके से सभी कूपों की एक रूपता के लिए काम करेंगे कि सभी में गेट लग जाए। जो प्राचीन संभल का जो धरोहर है, विरासत है, उनको सजाने की पूरी तैयारी चल रही है। संभल को धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने अब तक 41 तीर्थ स्थल और सभी 19 कुओं को चिन्हित कर लिया है। चतुर्मुख कूप के प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झलक के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें भगवान कल्कि के अवतारों का चित्रण होगा। इसके अलावा जल संरक्षण और सुरक्षा के लिए कुओं को लोहे के जाल से कवर किया जा रहा है। स्थानीय लोग इस पहल से उत्साहित हैं और मानते हैं कि ये संभल की सांस्कृतिक पहचान को नया जीवन देगा। संभल में तीर्थ स्थलों और प्राचीन कुओं का पुनर्विकास न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। चतुर्मुख कूप का मॉडल रूप पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। बंधन योजना और नगर पालिका की मेहनत से संभल अपनी गौरवशाली विरासत की ओर लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं संभल से ही एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी में नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण हटाने गई प्रशासन की टीम को एक सनसनीखेज चीज मिली है। वारसी नगर में रॉयल इंग्लिश स्कूल के परिसर में कथित पशु कुर्बानी के सबूत मिले हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और फॉरेंसिक जांच इस पूरे मामले को लेकर के शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के चंदौसी कस्बे में नगर पालिका की करीब 6.5 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही शुरू हुई। एसडीएम विनय कुमार मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी भारी पुलिस बल और पीएससी के साथ वारसी नगर पहुंचे। पहले से चिन्हित 34 मकानों और एक मस्जिद के निरीक्षण के बाद तोड़फोड़ के निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों की नजर पास के रॉयल इंग्लिश स्कूल पर पड़ी। स्कूल परिसर की तलाशी में गोबर, तेल, घी, किराना सामान और अन्य संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई।
उसी में जानकारी में है कि यहाँ पे जीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाया जा रहा है उसी भूमि पर। तो ये किसी रफाका साहब का बताया गया है। तो उनको बुलाया गया था, लेकिन वो आने में विलम्ब हुआ। तो गेट हम लोग धक्का देके जब अंदर घुसे तो वहाँ स्कूल के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, कुछ किराने का सामान वहाँ रखा गया है और वहीं एक तरफ गोबर भी पड़ा हुआ था। तो जब वो आए हैं श्रीमान जी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके द्वारा कुर्बानी की गई थी। तो उसी क्रम में अगली कार्रवाई का परीक्षण हो गया। इन्होंने और मतलब एक अंदर पहले उन्होंने कहा था कि कुर्बानी वहाँ पे हुई थी, बाद में उन्होंने उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास किया कि ये कुर्बानी बाहर हुई थी, यहाँ कैसे आ गया, ये उन्होंने सुधारात्मक रूप से बताया। तो बिल्कुल ये गैर विधिक है। अगर ये सिद्ध होता है कि उनके द्वारा वास्तव में वहाँ कुर्बानी की गई है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूल संचालन से पूछताछ में पता चला कि ईद के मौके पर परिसर में कथित तौर पर पशु कुर्बानी दी गई थी। इस खुलासे से प्रशासनिक अधिकारी स्तब्ध रह गए। सीओ अनुज चौधरी ने आशंका जताई कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां भी हो सकती हैं। तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। उच्चाधिकारियों को सूचित कर जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने स्कूल संचालन और संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अभी नहीं, स्कूल है और इसमें स्कूल है नगर पालिका की जो अवैध घोषित जो है उसमें बना हुआ है। और इसमें जैसे गोबर भी मिला है और तेल भी है, फॉर्चून का भी बहुत सामान है। और स्कूल के साथ साथ कई चीज़ें हैं जो इसमें बाकी भी जांच होगी। तो जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कहा वो किसी एक जो व्यक्ति थे यहाँ उन्होंने एक बार ही कहा था। उसके बाद उसका जो गोबर का जो है उसका सैंपल मंगाया जाएगा। सैंपल पे जिस आधार से क्या मिलेगा उसका अभी नहीं लिया जाएगा। अभी कल पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद भी पक्का हो जाएगा। उसके बाद ये पहली बार नहीं है जब चंदौसी में अवैध गतिविधियां सामने आई हैं। प्रशासन ने पहले भी वारसी नगर में नगर पालिका की जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल में पशु कुर्बानी के मामले में बाल सुरक्षा, स्कूल भवन के दुरुपयोग और पशु कुर्बानी के नियमों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जांच पूरी होने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में इस खुलासे को लेकर गुस्सा और आश्चर्य है। कई अभिभावकों ने स्कूल की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। प्रशासन ने स्कूल परिसर को सील करने और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही वारसी नगर में अवैध निर्माणों को हटाने की समय सीमा तय कर दी गई है। नोटिस का पालन न करने पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की जाएगी और लागत भी वसूली जाएगी। चंदौसी में रॉयल इंग्लिश स्कूल में पशु कुर्बानी का खुलासा और अवैध निर्माणों पर प्रशासन की सख्ती ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया है। लेकिन स्कूल जैसे शैक्षिक संस्थान में ऐसी गतिविधियां बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के माहौल पर सवाल उठाती है। क्या जांच इस मामले की तह तक पहुंचेगी और दोषियों को सजा मिलेगी? ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को दुख से भर दिया है। डंडियावाद थाना क्षेत्र के गौरा डांडा गांव में खनन माफियाओं द्वारा खोदे गए गड्ढे से भरे पानी में डूबकर ये गड्ढा जो था ये पूरा पानी से भरा हुआ था और इस गड्ढे में डूबकर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या कुछ ये पूरा दर्दनाक मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरदोई जिले के टड़ियावा थाना क्षेत्र के गौरा डांडा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। गांव के 3 बच्चे खेलने के लिए घर से निकले थे। ये बच्चे गांव के बाहर एक आम के बाग में पहुंचे, जहां खनन माफियाओं द्वारा खोदे गए गड्ढों में बारिश का पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि ये गड्ढे टड़ियावा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई खुनखुन सिंह के खेत में खनन के कारण बने हुए थे। बच्चे खेलते खेलते गड्ढे में गिर गए और डूब गए। जब बच्चे देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। गड्ढे के पास एक बच्चे की चप्पल दिखने पर ग्रामीणों ने पानी में उतरकर खोजबीन की तो तीनों बच्चों के शव मिले। आनन फानन में उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर टड़ियावा थाने के थानाध्यक्ष
शिवनारायण सिंह और एसडीएम सदर सुशील कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हमारे सदर तहसील के टडियावा थाना क्षेत्र के गौरा डांडा ग्राम की घटना है। आज शाम को खबर मिली कि 3 बच्चे घर से खेलने के लिए निकले और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एक तालाबनुमा गड्ढे में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर तत्काल सीएससी टडियावा में पहुंचा और वहां तीनों बच्चों का पंचनामा कराकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इसमें ये पाया गया है कि उसमें खनन किया गया है और पूरे प्लॉट के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा किया गया जो करीब 7 फीट का गहरा है। उसी में 3 बच्चे डूबे हुए पाए गए। उसी क्रम में हम उसमें जांच भी करवाएंगे कि खनन वो वैध था और उन बच्चों को जो डूबे हैं उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो दैवी आपदा से अगर वो आच्छादित हैं उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और जो भी शासकीय सहायता अनुमन्य होगी वो भी हम प्रदान करेंगे। क्या उम्र होगी बच्चों की जो प्राइमा फेसी उम्र और परिवार से पूछताछ में आ रही है, तीनों बच्चे 11 से 15 साल के बीच में थे और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही कि 2 बच्चे अपने ननिहाल आए हुए थे, एक बच्चा यहाँ का लोकल था। उन तीनों बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। इस हादसे ने खनन माफियाओं की लापरवाही को उजागर किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के कारण खेतों में गहरे गड्ढे बन गए जिनमें बारिश का पानी भर गया। इन गड्ढों को न तो बंद किया गया और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए। डीएम अनुनय झा और एसपी नीरज सिंह जादौन ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। डीएम ने आश्वासन दिया कि शासन और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ है और नियमानुसार हर संभव मदद दी जाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब हरदोई में अवैध खनन के गड्ढों ने जान ली हो। पिछले साल भी रामगंगा नदी में डूबने से सगे भाई बहनों समेत 3 बच्चों की मौत हुई थी। ग्रामीणों ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हरदोई के गौरा डांडा में 3 मासूमों की मौत ने अवैध खनन के खतरे को फिर से उजागर किया है। ग्रामीणों का गुस्सा और परिजनों का दर्द इस त्रासदी की गंभीरता को बयां करता है। क्या प्रशासन इस बार खनन माफियाओं पर नकेल कसेगा? ये जांच के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।